नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज सालों बाद मैं अपनी सहेली रीमा से मिलने जा रही हूँ। बचपन से ही साथ खेले, पढ़े, बड़े हुए और सुख दुख में एक दूसरे के साथी बने। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एमए में प्रवेश ले लिया था, जबकि रीमा ने पुरातन पंथी माता पिता ने ग्रेजुएशन करते ही उसका विवाह कर दिया। मेरा विवाह रीमा से कुछ विशेष ही लगाव था, इसलिए फ़ोन पर हमारी बातें होती रहती थी और जब कभी रीमा मायके आती तो हम दोनों का अधिकांश समय साथ ही गुजरता। रीमा हमेशा ही मुझसे अपनी खुशहाल ज़िंदगी की बातें करती, अपने पति राजेश की प्रशंसा करते तो थकती नहीं। एक दिन दफ्तर से घर लौटते समय राजेश का अचानक एक्सीडेंट हो गया और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही मैं भी रीमा के घर गई। उस पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। कहते हैं मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। एक मुसीबत तो रीमा पर आन पड़ी थी। दूसरे ससुराल वालों की तीखी और कड़वी बातें उसका कलेजा छलनी कर देते। सब उसे ही पति की मौत का जिम्मेदार ठहराते। कुलक्षणी पति को खा गई, जाने क्या क्या कटु पंक्तियां सुनते सुनते रीमा के कान पक जाते। वह सोचती रहती कि जब यह जीवन कैसे कटेगा, क्या करूं क्या न करूं। मुझे तो एक ही हल समझ में आ रहा है कि रीमा अब अपने आप को किसी काम में व्यस्त कर ले। व्यस्त रहकर वह अपने दुखों को थोड़े समय के लिए ही सही भुला तो सकेगी, साथ ही 5-6 घंटों के लिए सास नंदों के तानों से भी उसे मुक्ति मिली रहेगी। मैंने यही सब सोचकर अपनी बात रीमा के सामने रख दी। आंखों में आंसू भरे रीमा ने कहा, मुझसे नहीं होगा। फिर ससुराल वाले घर से बाहर जाकर नौकरी करने की इजाज़त भी नहीं देंगे। अब तो बस घुट घुट कर मरना है। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रख। इधर रीमा के माता पिता भी अपनी बेटी के साथ हुए हादसे से बेहद दुखी और परेशान थे। उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता सता रही थी। वे भी चाहते थे कि रीमा कोई नौकरी करके अपने आप को व्यस्त कर ले, जिससे उसे अपना दुख भुलाने में मदद मिले। पर रीमा के ससुराल वाले कब मानने वाले थे। फिर पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा। रीमा की स्थिति बहू की नहीं बल्कि नौकरानी की हो गई थी। तानों की बौछार के बीच घर का सारा काम उसी से कराया जाने लगा। नौकरों की छुट्टी कर दी गई। काम का बोझ उसे इतना परेशान न करता जितना तानों का न रुकने वाला दौर। दुखी मन और कितना दुख सहता। अब तो रीमा का मन भी मुक्ति के लिए छटपटाने लगा था। आखिर सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है जो समाप्त हो चुकी थी। विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। अब उसने तय कर लिया कि इस नर्क से मुक्त होकर रहेगी और मुक्ति का एक ही रास्ता है, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना। बीए पास तो वह थी ही, जहाँ कहीं विज्ञापन देखती वहीं आवेदन कर देती। आखिरकार एक प्राइवेट कंपनी में उसे सेक्रेटरी चुन लिया गया। अपना नियुक्ति पत्र देखकर क्षण भर के लिए तो वह अपने साथ हुए हादसे को भूल ही गई। खुशियों के द्वार अब उसके लिए खुल गए। ससुराल वालों के सारे विरोधों को दरकिनार करते हुए रीमा ने अपनी नई नौकरी ज्वाइन कर ली। उसने एक क्वार्टर भी ले लिया। जल्द ही रीमा ने अपने कार्य और व्यवहार से दफ्तर में अपनी एक खास छवि बना ली। नया शहर, नई नौकरी, नए नए लोग। अब तक घर की चार दीवारी में रही रीमा के लिए कुछ अजीब सा तो लग रहा था, पर जल्द ही उसने इस नए परिवेश में अपने आप को ढाल लिया। रीमा के नीरस जीवन में बाहर से आ गई थी। अपने जीवन के इस बदले हुए रूप की सूचना रीमा मुझे फ़ोन पर अक्सर ही देती रहती थी। जीवन में जो रिक्तता आ गई थी उसका दर्द भी उसकी बातों से जाहिर हो ही जाता था। ससुराल वालों ने अब रीमा की खोज खबर लेना बंद कर दिया। इधर रीमा अपने पैरों पर खड़ी होकर खुश तो थी, पर संतुष्ट नहीं। आखिर दिलो जान से चाहने वाला, उसकी हर खुशी पर कुर्बान होने वाला पति उसने खो जो दिया था, यह खालीपन उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। मन की घुटन ने आखिर उसे तन से भी कमज़ोर बना दिया। एक बार तो वह इतनी बीमार हुई कि उसने बिस्तर ही पकड़ लिया। कई दिनों तक वह दफ्तर नहीं गई। एक आवश्यक मीटिंग के पेपर तैयार करने थे। रीमा के बॉस मिस्टर विनोद खुद इस संबंध में रीमा से मिलने उसके घर पहुंच गए। रीमा का बुखार से तमतमाया चेहरा और सूजी हुई आंखें देखकर वे हैरत में पड़ गए। बोले, मुझे तुम्हारी बीमारी की सूचना तो मिली थी, पर मैंने सोचा कि देखभाल और आराम करने से आप शायद बेहतर होंगी। पर यह क्या, आप यहाँ अकेली और इस साल में? घर के बाकी लोग कहाँ हैं? रीमा ने
वस्तु स्थिति पर पर्दा डालने की कोशिश की, मगर मिस्टर विनोद से शायद कुछ छिपा नहीं रह गया। उसे तत्काल अस्पताल लेकर गए। रीमा को भर्ती करा लिया गया। सारे चेकअप किए जा रहे थे। लंबे समय से अत्यधिक मानसिक तनाव झेल रही रीमा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। पूरी तरह ठीक होने तक उसे अस्पताल में ही रहना था। अकेली रीमा अस्पताल में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि यहाँ कौन उसकी देखभाल करेगा। इससे तो वह घर पर ही ठीक थी। उसका विचार मंथन चल ही रहा था कि सामने से विनोद साहब आते हुए दिखाई दिए, हाथ में थर्मस और जाने कितने पैकेटों को लिए हुए। रीमा को अपने हाथों से थर्मस से चाय निकाल कर दी, पैकेट से फल और दवाइयाँ निकाल कर रैक में रखा और पास ही बैठ गए। जाने कितनी देर वो यूं ही बैठे रहे और बातों से रीमा का दिल बहलाते रहे, जिससे अस्पताल में रहकर वो बोर ना हो। रीमा ने कहा भी, सर देर बहुत हो चुकी है, अब आप घर जाइए, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर। कोई बात नहीं सर, अकेले रहने की वैसे भी मेरी आदत है, फिर यहाँ डॉक्टर व नर्स तो हैं ही मेरी देखभाल के लिए। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। जाते जाते भी विनोद डॉक्टर साहब व नर्स से रीमा का ध्यान रखने को कह गए। सुबह रीमा की आंखें भी नहीं खुली थी और विनोद साहब हाजिर थे। थोड़ी देर रीमा के उठने का इंतज़ार करते रहे, फिर अस्पताल के बाहर जाकर टी स्टॉल से थर्मस में चाय लेकर आ गए। रीमा अब तक जाग चुकी थी। उसे अपने हाथों से चाय का प्याला थमाते हुए बोले, गुड मॉर्निंग। रीमा को सुखद आश्चर्य हुआ। कभी अपनों ने इतना ख्याल नहीं रखा। और कहाँ यह मेरे बॉस अवश्य है, पर इनने मेरा कोई खून का रिश्ता तो नहीं। अब तक उपेक्षाओं का शिकार रही रीमा को संकट की घड़ी में बॉस का यूं साथ रहना, अस्पताल में देखभाल करना उसे भी सुखद लग रहा था। मानो तपती दोपहरी में शीतल हवा का झोंका उसके तन मन को ठंडक पहुंचा गया। 5 दिनों के बाद पूर्णतः स्वस्थ होकर आज रीमा अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। इन 5 दिनों में विनोद साहब ने रीमा का इस तरह ध्यान रखा कि शायद परिवार वाले भी इतना न कर पाते। रीमा ने फिर से दफ्तर जाना शुरू कर दिया। आज बॉस के आते ही उसने उन्हें धन्यवाद दिया। बॉस ने पूछा, धन्यवाद किस लिए? सर, आपने मेरा इतना ख्याल रखा। आजकल तो अपने भी अपनों के लिए इतना नहीं करते। बॉस ने सिर उठाया। मैं आपकी बात समझा नहीं। आखिर आपने ये भ्रम क्यों पाल रखा कि अपने भी अपनों के लिए कुछ नहीं करते? कुछ नहीं सर, बस यूं ही। रीमा की आंखों से बह चले आंसुओं को बॉस ने देख लिया। रीमा अपने केबिन में जा चुकी थी। शाम को ऑफिस के सारे काम समेटकर रीमा जाने की तैयारी में थी ही कि तभी चपरासी ने आकर सूचना दी कि साहब ने याद किया है। रीमा विनोद साहब से मिलने गई। सर, रीमा जी, यदि आपको एतराज़ ना हो तो आज शाम कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पी जाए। रीमा पशोपेश में पड़ गई, जिसे विनोद साहब ने भाप लिया। देखिए, आप गलत न समझे, ये सिर्फ प्रस्ताव है, कोई बाध्यता नहीं। यदि आपको आपत्ति है तो कोई बात नहीं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। रीमा के सामने बॉस के द्वारा अब तक किए गए निस्वार्थ उपकार घूम गए। उनके निश्चल, निष्कपट और शालीनता के कायल ऑफिस के सभी कर्मचारी थे। शक का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए वह चलने को तैयार हो गई। कुछ ही देर में वो कॉफ़ी हाउस पहुंच गए। देखिए रीमा जी, मैं शुरू से ही आपके भीतर छिपे दर्द को महसूस कर रहा हूँ। यदि वह दर्द आप छिपा कर रखेंगी तो भीतर ही भीतर टूट कर रह जाएंगी। यदि आप चाहे तो अपना दर्द मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। विश्वास कीजिए, मैं बॉस की हैसियत से नहीं बल्कि इंसानियत और दोस्त के नाते आपका दर्द बांटना चाहता हूँ। बचपन में ही मेरे माता पिता चल बसे थे। मैं उनकी इकलौती संतान था। वजीफ़ा लेकर पढ़ाई की और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं अपने माता पिता का सहारा तो नहीं बन सका, अब अगर किसी के काम आ सका तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। रीमा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। मिस्टर विनोद ने उसकी दुखती रग पर हाथ क्या रखा। उसने तो रोते हुए अपने साथ हुए हादसे की जानकारी उन्हें दे दी। पति की मौत के बाद ससुराल वालों का उपेक्षा भरा बर्ताव और प्रताड़ना की दुखद दास्तान सुनकर तो विनोद भी विचलित हो गए। उन्होंने रीमा को सांत्वना दी। रीमा जी, आपके साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है, लेकिन आप कब तक इस तरह घुटती रहेंगी? आपके सामने पूरा जीवन पड़ा है। माना कि आपके पास अच्छी नौकरी है, पर जीने के लिए सिर्फ नौकरी और पैसा नहीं, खुशी की भी दरकार होती है। यदि आप बुरा न माने
तो मैं आपकी खुशियाँ लौटा सकता हूँ। सर, मैं समझी नहीं। आप अन्यथा न लें, बॉस ने कहा। मैं और आप दोनों ही अपनों से जुदा होकर एकाकी और नीरस जीवन जी रहे हैं। यदि आप चाहें तो हम एक दूसरे के हमसफ़र बनकर अपने जीवन की बगिया को फिर से महका सकते हैं। सर, मैं इस समय कुछ भी नहीं सोच पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आपकी जो भी मर्जी होगी मुझे स्वीकार होगी। बस इतना समझ लीजिए कि मैं ये सब किसी स्वार्थवश नहीं कह रहा। मैं हृदय से आपको अपनाना चाहता हूँ, आपको खुशी देना चाहता हूँ। रीमा असमंजस में थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। मुझे तो वह जब भी फ़ोन करती, बॉस की चर्चा और उनकी तारीफ़ ज़रूर करती। कॉफ़ी हाउस की सारी बातें उसने मुझे फ़ोन पर बताई और यह भी कहा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दूँ। तू तो मेरी सहेली है, अब तू ही बता। यदि उजड़ी बगिया में फिर से बाहर आ जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैंने उसे तत्काल सुझाव दे डाला, अब देर मत कर, अपना उजड़ा जीवन फिर से संवार ले। और अब कल ही रीमा का फ़ोन आया। मैंने अपने बॉस से शादी कर ली है, बिना किसी धूम धड़ाके के। बस इसी खुशी में मैं तुझे शामिल करना चाहती हूँ। तू जल्दी आ जा। अपनी प्रिय सखी का स्नेह निमंत्रण भला मैं कैसे टाल सकती थी। 5-6 घंटे के सफ़र के बाद मैं मुंबई पहुँच गई। ऑटो लेकर सीधा रीमा के घर पहुँची। कॉल बेल बजाई। दरवाज़ा खोलने वाला सुदर्शन, सभ्य व अच्छी कद-काठी का व्यक्ति था। बड़ी शालीनता से अभिवादन कर उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। तब तक रीमा भी बाहर आ चुकी थी। उसने ही परिचय कराया, यही है मेरे पति, मिस्टर विनोद। रीमा गले लग गई। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। ये खुशी के आंसू थे। हम दोनों बातचीत में मशगूल थे। इतने में रीमा के पति चाय की ट्रे लिए बैठक में आ गए। रीमा ने चहकते हुए कहा, जनाब, ये अस्पताल नहीं घर है। घर में तो मुझे चाय बनाने देते। अरे, क्या अस्पताल और क्या घर, बंदा तो आपकी सेवा में हरदम ही हाजिर है। हंसी के ठहाकों से कमरा गूंज गया। जीवन की टूटी डोर फिर से जुड़ गई। उजड़ी और वीरान बगिया में खुशियों के फूल फिर से खिल उठे थे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।